जी, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भी, क्या हाल-चाल है? अच्छा मिनाज भी, मैंने आपसे एक स्टोरी और शेयर करनी। ये बेसिकली मेरे एक स्कूल फ्रेंड के घर का किस्सा है। अभी 7-8 माह पहले की बात है, हम किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए थे, लाहौर में। बात चल रही थी बिज़नेस की और जॉब से रिलेटेड, और मैं उसको किसी का वाक़या बता रहा था, किसी की बात बता रहा था कि यार वो फलाना दोस्त जो हमारा है, उसको वो कोई भी स्टार्टअप लेता है, कोई बिज़नेस करता है, कोई कुछ करता है, वो बेचारे के मसले मसाइल ही नहीं, उसके हल होते। उसने कहा कि यार इसको ना वैसे किसी से इलाज करा लेना चाहिए या पता लगवाना चाहिए, कोई जादू, कोई बंदिश, इस तरह की चीज़ें तो नहीं। अब ऑब्वियसली एज़ अ मुस्लिम हमारा बिलीव तो इस इन चीज़ों पे है। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता कि हर बंदा आपके इलाज के काबिल होता है। वो ऑब्वियसली कोई 100 हज़ार में से कोई एक ही होता है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपका इलाज करता है। बाकी तो फिर वो यही है कि इस्लाम से हटकर ही आपसे अमल करवाते हैं। ख़ैर मेरा ये अपना पर्सनल बिलीव है। तो मैंने उसको कहा यार कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो किसी भी बंदे के हाथ चढ़ेगा, वो और ज़्यादा माली परेशान होगा और अपनी आखिरत भी ख़राब करेगा बिला वजह। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, और जब इस तरह की मुसीबत इंसान पे आई हुई हो ना, तो वो फिर इधर-उधर भागता है हेल्प के लिए। तो मैंने आज भी मैं आपको सही बताऊँ तो मैं अपने सारे दोस्तों को जानता हूँ जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, कि उनकी फैमिली में उनकी फैमिली कैसी है, उनकी सोच क्या है और वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं। क्योंकि हमें टाइम इतना हो गया साथ। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हुआ कि तू मुझे ये बात क्यों कर रहा है कि तेरा इस चीज़ पे बिलीव कहाँ से आ गया कि बाबे और ये पीर और ये आमिल। तो उसने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है कि फिर बिलीव हो इस चीज़ पे, लेकिन मैंने बात वही की है ना, जब इंसान पे ऐसी मुसीबत पड़ती है ना कि जब उसको कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता, तो फिर वो इधर-उधर दौड़ता है लोगों से हेल्प माँगने। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? ख़ैर उसने मुझे ती 2-4 दफ़ा पूछने पर स्टोरी बताना शुरू की। अब ये स्टोरी वो थी उसके घर की जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी और किसी भी दोस्त को नहीं पता थी। और इस स्टोरी को तकरीबन 8-10 साल 8-9 साल हो गए होंगे। उसने बताना शुरू किया कि यार जो उसकी 3 बहनें हैं, 2 की शादियों पे हम गए हुए हैं, जो तीसरी थी ना छोटी बहन, उसकी शादी पे हम लोग नहीं गए थे। उसकी इन्होंने बड़ी एक सादगी से कर दी हुई थी, किसी को बुलाया नहीं था, पता भी नहीं चला था। बहुत अरसे बाद पता चला कि उनकी उनकी भी शादी हो गई। तो इसने वो स्टोरी बताना शुरू की, इसने कहा यार वो जो मेरी वो वाली बहन है ना, उसकी ये तकरीबन पसंद की एक शादी हो रही थी कह ले, जो हमारे रिश्तेदारों के आगे से रिश्तेदार थे। लेकिन उस लड़के की वालिदा और उस लड़के की बहन ये नहीं चाहते थे कि इस घर में इस लड़की से हमारे बेटे की शादी हो। तो कहता खैर अच्छा, ये बात भी ख़ानदान में ना सबको पता थी कि मेरी बहन को वाइट कलर नहीं पसंद, वो वाइट नहीं पहनती। कहता है जब जिस दिन मंगनी का इवेंट आया, रिश्ता वगैरह हो गया, अब वो लड़के के ज़ोर ज़बरदस्ती करने से मंगनी का इवेंट आया। मंगनी की ही दोपहर को उन्होंने जो एंगेजमेंट का सूट था लड़की का, वो उन्होंने वाइट ला के दिया। तो उस लड़की को थोड़ा सा तो हुआ कि यार इनको पता है कि मैं वाइट मुझे नहीं पसंद। तो उसने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, उनकी पसंद है तो मैं पहन लूँगी। अच्छा वो वाइट ड्रेस ले आए, ठीक है, ये बात चल रही है। अब दूसरा उसने मुझे बात बताई कि उसी इवेंट पे, मंगनी के इवेंट पे, लड़के की वालिदा और लड़के की बहन एक केक लेकर आई। वो बहुत छोटा-सा कहता कोई केक था, हाफ पाउंड का समझ लें। वो केक लाके उन्होंने इवेंट के बाद मेरी बहन को खिलाया, खुद अपने हाथ से चम्मच से, और वो केक वहाँ से उठा के वो वापस ले गए। तो कहता जब ये बात हुई ना कि वो केक उठाकर वापस ले गए, 2 चम्मच बहन को खिला के, ना खुद खाया ना किसी और को खिलाया और ना वो हमारे घर छोड़ कर गए। तो वहाँ से ना मेरी जो वालिदा है ना, उनका थोड़ा-सा हुआ कि यार ये बहुत ही एक अजीब और एक बड़ी क्या कहते हैं, घटिया हरकत थी। कहता नुमान ये कहने की करने की देर थी। अगले दिन से मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाती थी। 4-5 दिन गुज़रे, 5वें दिन उसकी बहन की जो फ्रेंड थी, वो उसे इन ड्राइव कराकर घर ले आई कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और वो बेहोश थी। घर आई तो उसके घर वाले जब उसको लेकर गए हॉस्पिटल, अब हॉस्पिटल जहाँ लेके गए वो एक हमारे लाहौर में इधर बहुत बड़ा और बहुत मशहूर हॉस्पिटल है जोहर टाउन में, वो उधर ले गए। कहता है अब इस चीज़ में ना वो 6-7 घंटे हो गए बेहोश थी, सारे टेस्ट हो गए, सारा डॉक्टर ने चेकअप कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा था कि इनको प्रॉब्लम हुई क्या है। तकरीबन कहता रात चढ़ गई, 10-11 बजे का टाइम था। अब हॉस्पिटल में क्या हुआ कि हॉस्पिटल में मेरी बहन को ना दौरे पड़ना शुरू हो गए। वो हँसने लग गई और बहुत ज़्यादा उसकी भारी आवाज़ हो गई और गालियाँ देने लग गई, गंदी-गंदी बातें करने लग गई।
तो कहता वहाँ पे ना डॉक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा शायद समझ आ गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसको कहीं और अभी फ़िलहाल घर ले जाएं, हम इसको इंजेक्शन कोई लगा देते हैं जिससे ये सो जाएंगी। कहता वो इंजेक्शन लगाया, वो बहरहाल नहीं सोई। अब मैंने आज भी आपको एक बात बताता हूँ, जब उस हॉस्पिटल में हम भी अक्सर जाते रहे हैं किसी ना किसी सिलसिले में, वहाँ पे ना हम दोस्त, मेरे और दोस्त और मैं अक्सर ये बात करते थे कि वहाँ पे ना एक गार्ड होता, वहाँ के ना एक मेन गेट पे नाइट ड्यूटी तो नहीं मैं कह सकता, शाम के वक्त एक गार्ड होते हैं, अंकल होते हैं बुजुर्ग, काफ़ी उनकी माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ी, और वो जब जाए ना वो सिर्फ सलाम का जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा बात नहीं करते, और वो ऊंची ऊंची ना गेट पे खड़े होकर सिर्फ तिलावत कर रहे होते हैं। कहता जब हम उसको हॉस्पिटल से लेके निकलने लगे ना, तो अब वो अंकल वो वहीं खड़े हुए थे और वो तिलावत कर रहे थे, और वो तिलावत करते करते ना बहन फिर बेहोशी की हालत में थी, वो एकदम होश में आई, और वो ना उसकी तरफ देख के ना गुस्से में उसको उन अंकल को गालियां देने लग गई। तो ना अंकल ने हमें आकर ना प्यार से कहा, मेरे कंधे पे हाथ रख के, कि भाई आप इसका ना रूहानी इलाज कराएं। कहता वो शायद उस वक्त ना उन अंकल को समझ आ गई थी कि इसके साथ क्या मामला था। तो कहता उस वक्त हम इतना घबराए हुए थे, इतना वो हुए हुए थे। खैर हम लोग गाड़ी में बैठे, अब मेरी बहन क्या कर रही है, उन अंकल की तरफ देख के उनको गालियां दिए जा रही है, और गालियां भी माँ की। एक ही गाली कहता है वो दे रही थी, माँ की, और बड़ी गंदी और बड़ी भारी आवाज़ में, और बड़ी एक क्या कहते हैं शैतानी स्माइल के साथ ना उनको गाली दिए जा रही है, और वो अंकल उनकी मेरी बहन की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और कुरान कुरान पढ़ी जा रहे हैं। और खैर कहता ये हुआ, गाड़ी में हम लोग आकर बैठे, गाड़ी में बैठ के कहता 2-3 किलोमीटर दूर निकल आए उस हॉस्पिटल से, लेकिन मेरी बहन का मुंह पीछे हॉस्पिटल की तरफ ही था, और वो उसको वही एक ही गाली दिए जा रही थी। कहता खैर हम लोग घर आ गए, घर आए तो हम लोगों को ना मामला तकरीबन समझ में आ गया। कहता उस वक्त हमें किसी का भी इल्म नहीं था कोई कि हम किसी बाबा से, किसी मौलवी से, क्योंकि हमारा कोई जानने वाला था ही नहीं। तो मेरे एक मामू हैं, उन मामू ने एक किसी मौलवी साहब को बुलाया। उन मौलवी साहब वो आए, उन्होंने आके इसको देखा। जब कहता जब वो मामला मौलवी साहब आए ना घर पे, उसके बाद से मामला इतने बढ़ गए कि हमसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुए उसके बाद। कहता वो मौलवी साहब आए, उन्होंने चेक किया, बहन उस वक्त भी बेहोश थी, बेड पे लेटी हुई थी, सो रही थी। तो कहता वो मौलवी साहब आए, बहन की फिर वही हालत, आवाज़ भारी और आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, और बेड से तकरीबन 4-4 3-3 फुट ऊंची छलांगें वो हवा में मारे, और खाली छलांग नहीं, वो बिल्कुल ही हवा में। आप कहता जब ये सीन हुआ ना, तो हम लोगों के तो पैरों से ज़मीन निकल गई। हमने कभी ना सिर्फ मूवीज़ में ही ऐसी सिचुएशंस देखी थी। कहता मेरी जो जो मौलवी साहब आए थे ना, उन्होंने इसको मुझे सही से ना मैंने आज भी याद नहीं आ रहा, उन्होंने कोई इसको ना हाथों पे जंजीर बांध दी या कुछ, हाँ इस तरह से उन्होंने कहा कि इसको ना आप जंजीर से बांध दें बेड पे, और ये कहीं भी ना जाए, इस कमरे से बाहर ना निकले। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कल फिर आता हूँ सुबह के टाइम ना। कहता हमने उसको जंजीरों से बांध दिया। अच्छा, और वो ये भी कह के गए थे कि ये शीशे में ना देखे अपने आप को। कहता हमने उसको जंजीरों से बांध दिया, और अब हम लोग आसपास इर्द गिर्द उसके बेड के बैठे हुए हैं, और कभी वो बेहोश है, कभी वो उठ रही है तो कभी मेरी तरफ देख के हंस रही है, कभी उसके वालिद साहब की तरफ, कभी उसकी वालदा की तरफ। तो कहता है जो मेरा बड़ा भाई था ना, उसने जाके ना उसका हाथ पकड़ा, उसको ना थोड़ा सा तरस आया, और उसने ना वो जंजीरें खोल दी। कहता जब उसने वो जंजीरें खोली ना, उसने जैसी जंजीर खोली, उसने मेरे भाई का हाथ पकड़ा और मेरे भाई को धक्का दिए, और वो उड़ता हुआ दीवार में जाके लगा। और फिर जब वो दीवार में लग के, वो कहता वो दीवार ज़्यादा दूर नहीं थी बेड से, तो वो दीवार में लग के वापस बेड की तरफ आगे आ गया। जब वो वापस बेड की तरफ आ गया तो फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी पूरी उंगलियां पीछे को मरोड़ दी। कहता मेरे भाई की तकरीबन 2 उंगलियां टूट गई थी, एक तो बिल्कुल टूट गई और एक में हल्का सा क्रैक आया। कहता जब ये सिचुएशन हुई है ना, तो उसके बाद फिर हम लोगों को समझ आ गई कि यार ये वो जो कह के गए थे ना, वो सही कह के गए थे। कहता उसके बाद हमने दोबारा उन मौलवी साहब को दोबारा बुलाया और बताया इस तरह से कि हमने उसकी चेन खोल दी। खैर कहता है उन्होंने कहा कि यार अभी इसका कोई इलाज नहीं है, अभी जिस तरह से भी आप इसको काम कर सकते हैं ना, इसको करें, तो मैं सुबह आपको बताता हूँ क्या करना है। कहता हम पूरी रात बैठे, उसको किसी तरह तरीके से हम लोग अब डरे हुए भी थे, लेकिन उसका किसी तरह से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगे रहे। कहता वो कभी बेड पे खड़ी होकर हवा में, कभी लेटे लेटे हवा में, और कभी कहे अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मेरा दोस्त है ना, इसका एक बड़ा पुराना एक रिलेशन, अब क्या कहूँ मैं, कोई दोस्ती थी किसी लड़की से, वो ख़त्म हो गया और ये अभी तक
उसी इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो वो इसकी बहन उसको कहे कि तू चाहता है कि वो तेरे पास वापस आ जाए, तो आ मेरे पास आके बैठ, मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। तू कच्चा गोश्त लेकर आ, कच्चा गोश्त खा, और उस पर जो मैं तुझे बताऊंगा। कभी कहता, कभी वो बोलती थी मैं बताती हूँ, और कभी बोलता था, कभी बोलती थी कि मैं बताता हूँ। मतलब उसके अंदर कभी औरत की आवाज़ आ रही थी, कभी मर्द की आवाज़। तू कच्चा गोश्त लेकर आ और मैं तुझे बताऊंगा कि ये पढ़। फिर एकदम औरत की आवाज़ आती थी कि मैं तेरी मदद करूँगी, तू मेरी मदद कर। तू हमें हमें यहाँ से इसको ले जाने दे, हम यहाँ से इसको कमरे से बाहर लेके चलते हैं, तू भी हमारे साथ चल और मैं तेरी बड़ी मदद करूंगी और वो लड़की तेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। खैर इस तरह की बातें इसको पूरी रात ना भी इनकी ऐसे ही गुजर गई। सुबह सुबह फजर के बाद वो मौलवी साहब आए और मौलवी साहब ने कहा कि बकरा लेकर आए, इसका ना कोई वो बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। तो वो फ़ौरन गए और इसके कज़न्स वगैरह ये सारे जाके बकरा लेकर आए कहीं से। अब वो बकरा ला के इन्होंने घर के बाहर बांधा, घर की पीछे गली में बांध दिया कि मोहल्ले में ना किसी को भी कुछ पता ना चले। ऑब्वियसली ये बिल्कुल छुपाना चाह रहे थे इस मामलात को। बकरा ला के इन्होंने पीछे गली में बांध दिया और अब ये वेट कर रहे हैं कि अभी वो मौलवी साहब कुछ पढ़ेंगे या जो भी हमें बताएंगे हम फिर वो अमल करेंगे। कहता है इतनी देर में ना मेरी बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। जब वो बकरा ला के हमने पीछे बांधा है ना, तो अब दिन का टाइम हो गया। पूरा दिन निकाल दिया मौलवी साहब ने कुछ पढ़ पढ़ के, उन पे पानी फेंका फूंका और कुरान कुरान पढ़ सबको का सिपारा लेके बैठ जो कुरान पढ़ो और कुछ सूरह बकरा पढ़ो। फिर इसी तरह से करते करते कहता अगले दिन की रात शुरू हो गई और उन्होंने कहा था मौलवी साहब ने कि बकरा अभी नहीं ज़िबा करना, इसको आधी रात को ले जाकर कब्रिस्तान के जो गेट होता है ना उस पर ज़िबा करना है, जिसका जो मतलब इस तरीके से ज़िबा करना है कि उस जब इसका खून निकले तो आधा कब्रिस्तान में और आधा कब्रिस्तान से बाहर हो। तो हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि रात होगी आधी तो ऑब्वियसली बकरे को लेकर फिर जाएंगे। कहता नुमान ये सारा दिन ऐसे ही निकल गया और पूरा दिन मेरी बहन जो है ना वो नॉर्मल रही बिल्कुल। उसने मतलब उठी भी बीच में और रोती रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा सर क्यों फट रहा है और ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। कहता जैसे ही रात के 12 बजे ना 12 बजे के बाद हमें पीछे से ना गली में कुछ जैसे गिरने और किसी के लड़ने झगड़ने की ना आवाज़ सी आई, जैसे कोई हाथापाई कर रहा है। और कहता हम लोग पीछे गली में भागे। कहता है मैंने और मेरे भाई ने और मेरे कज़न ने जाकर देखा कि वो बकरा उसकी पूरी गर्दन मुड़ी पड़ी है, उसकी गर्दन किसी ने तोड़ी हुई और उसके पेट के ऊपर हाथ पाँव रख के, जिस तरह मैं कैसे बताऊं, जिस तरह हाथ पाँव रख के जैसे जानवर चलता है ना वैसे उसके पेट के ऊपर कोई मखलूक बैठी हुई है और उसकी इतनी भयानक शक्ल है, इतनी भयानक शक्ल है कि मेरा तो सर चकरा गया और मैं बस उस वक्त बस कहता मेरे जिस्म से बस ऐसे लग रहा था जैसे जान निकल गई। कहता ये मामला हो गया। अब फिर पीछे से वालिद साहब आ गए, वालिद साहब ने पकड़ा संभाला मुझे भी, फिर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के फिर उन्हीं कारी साहब ने इस पर भी थोड़ा दम किया। और बाकी कहता है मेरा जो भाई और कज़न थे वो थोड़े बड़े थे, उन्होंने ज़रा थोड़ा सा संभाल लिया अपने आप को। अब ये मामला हुए फिर ये रात को निकले 12-1 बजे कहीं ना कहीं से, पता नहीं कहाँ से, किसी गांव से किसी दूध वाले से रब्ता करके अपने कि कहीं से बकरा चाहिए करा के रात के टाइम इन्होंने बकरा अरेंज किया और उसी तरह के तरीके से जाके उन्होंने ज़िबा किया जैसे भी कब्रिस्तान में करना था। और उतनी देर और बाकी घर पे वो मौलवी साहब बैठे हुए थे और मौलवी साहब अपना अमल जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे। तो कहता बस यही अमल था जो हमें नहीं समझ में आया कि मौलवी साहब ने ये क्यों करवाया कि कब्रिस्तान में आधा खून अंदर बहे आधा बाहर। बाकी वो जो भी मौलवी साहब कर रहे थे ना वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा जैसे हमने वो बकरा जाके ज़िबा किया, हमने मेरे भाई और मैंने और मेरे कज़न्स वगैरह ने, हम लोग घर आए तो उसके बाद जो बहन की तबीयत थी ना वो थोड़ी नॉर्मल होना शुरू हो गई। अच्छा इतनी देर में कहता सारा जो लास्ट वाली जो रात गुजरी थी ना उसमें मेरी बहन जब हमने इसकी चेन्स खोल दी थी तो ये इतनी बेकाबू हो गई थी कि घर में इधर उधर ना फिरने लग गई थी। अब हमारे काबू आ नहीं रही थी और वालिद साहब जो थे ना मेरे, वो कह रहे थे इसे मत पकड़ो, इसे मत इसलिए मत पकड़ो क्योंकि वो चोट और जोर जबरदस्ती में ना उसको मेरी बहन को भी चोटें लग रही थी। तो वालिद साहब कह रहे थे कि कोई खबरदार किसी ने इसको हाथ लगाया उसको फिर लेने दो घर में। मेरे वालिद साहब ने घर के जो एक ही एंट्रेंस थी घर की उसको बाहर से ताला लगवा दिया और अंदर उन्होंने कहा चलो फिर लेने दो, कोई बात नहीं हम कर लेंगे हैंडल्स को। कहता उतनी देर में जो घर में गोश्त पड़ा था वो सब उसने कच्चा चबाना खाना शुरू कर दिया। आधा खाती थी आधा थूकती थी, आधा खाती थी आधा थूकती थी, फिर कुछ वॉमिटिंग करती थी, वॉमिटिंग करने के बाद फिर वो रॉ मीट खाती थी और उसके अलावा नान ब्रेड जो चीज़ होती थी वो खाती थी और वॉमिट कर देती थी या थूक देती थी।
तो यही सिचुएशन पूरी रात चलती रही। अच्छा खैर, इन्होंने उसके बाद बकरा वगैरह ज़िबा किया और जो भी काज़ी साहब के मामला थे वो उन्होंने देखे। उसके बाद से अगले दिन से ना फजर के बाद से कहता था उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई, लेकिन वो सोती रही। अगले दिन मगरिब के बाद वो उठी, मगरिब के बाद, और फिर उसके बाद ना वो तकरीबन नॉर्मल हो गई। कहता है 4-5-6 दिन बाद ना फिर उसकी तबीयत बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ी इस तरह से कि वो बातों में ना, जिस तरह से वो बात करती थी वैसे ही नॉर्मल तरीके से कहने लग गई कि मुझे गोश्त खाने का दिल कर रहा है। तो कहती वालदा ने मेरी उसके लिए मटन वगैरह जो भी पकाना था वो पका कर रखा, तो उसने कहा नहीं मैंने ऐसे नहीं खाना, मुझे मेरा कच्चा गोश्त खाने का दिल कर रहा है। तो उसकी वालदा ने कहा क्या ये बेवकूफ़ों वाली बात करे, कच्चा गोश्त कौन खाता है? कहती पता नहीं क्यों, बस मेरा दिल कर रहा है। तो आप ऐसा करें, मुझे सिर्फ गोश्त को ना सिर्फ बॉयल करके दे दें, बगैर किसी मिर्च, बगैर किसी मसाले के। अब इनको फिर लगना शुरू हो गया कि मामला फिर बिगड़ रहे हैं। इनको फिर वाले मौलवी साहब को फ़ोन किया गया। अब ये 7-8 दिन के अंदर मौलवी साहब के साथ क्या सीन चला कि मौलवी साहब की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, और मेरे का 7th मंथ उनको चल रहा था। अब 7 दिन के अंदर मौलवी साहब के घर में ये हुआ कि उनकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया, और उनकी वाइफ ने मिसकैरेज के बाद उनको बताया कि बस मैं किचन में खड़ी हुई थी और कोई चीज़ मेरे सामने आई है, शेडो टाइप, और उसने मुझे जिस तरह हक करते हैं ना उस तरह से हाथ आगे करके ऐसे हक किया, और वो मेरे अंदर से आर पार हो गई, आर पार हुई है। और सिर्फ उसके 1 से 1.5 मिनट बाद मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, जो भी मामला था उनके हुए, और हम लोग हॉस्पिटल गए और मेरा मिसकैरेज हो गया। अब 7वें-8वें दिन जब इन्होंने दोबारा मौलवी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मैं इलाज अब और नहीं मज़ीद कर सकता, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलीज़ और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ये अपर लेवल की आप कह लें कि चीज़ें, तो इनका जो मामला था ना वो अब आप किसी और से हैंडल करवा लें, मैं मज़ीद नुकसान अभी और नहीं उठा सकता। मेरे 1-2 और छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ये ना हो कि मेरे बच्चों को ये कोई नुकसान पहुँचा दें। अच्छा खैर, उसके बाद कहता फिर जब बॉयल करके उसको मीट दिया गया, उसने खा लिया, और वो फिर उसके बाद अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह लेकर सो गई। कहता उसके बाद से ना चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद 2-3 महीने बाद कहता बकरा ईद आई। उस बकरा ईद पे हमें फिर लगा कि इसकी तबीयत फिर बिगड़ रही है। वो बकरा ईद पे ऐसे हुआ, कहता मेरी इस बहन ने ना कभी भी हमारे घर की कुर्बानी ज़िबा होते हुए नहीं देखी थी। इसको बचपन से ही खौफ आता था और ये रोती थी और इस तरह से। कहता जिस दिन हमारा बैल ज़िबा हो रहा था ना बकरा ईद पे, ये आ गई बाहर और बिल्कुल कसाइयों के बीच में खड़ी होकर, और बिल्कुल बैल के पास सर पे खड़ी होकर कह रही है कि मैं देखूंगी कि इसको कैसे ज़िबा किया जाता है। कहता जब ज़िबा किया गया तो मेरे वालिद साहब फिर थोड़ा सा इशारों में हमें कह रहे थे कि मुझे लग रहा है मामला ख़राब है। तो कहता हमारा खैर बैल ज़िबा हुआ। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये अंदर चली गई, और जब को गोश्त उसका बनने लग गया तो कुछ देर बाद फिर बाहर आई और कह पूछने लगी कि हमारी बैल का दिल कहाँ है। तो कसाइयों ने कहा वो पड़ा बाजी दिल तो उसका। तो दिल उठाया और कहती अंदर जाकर ना मामा को दिया कि आप मुझे ये पका दें। तो कहता मामा ने कहा क्या, तो बेटा अब तो कभी था आपने तो कभी ये चीज़ खाई नहीं। तो कहती बस पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा, मुझे प्लीज़ इसको बना दें। तो अब कहता है इतने ही अब ये जो मामला चल रहे थे ना, हम किसी और मौलवी के साथ, किसी और आलिम के साथ भी टच में थे, तो उन्होंने हमें ये बताया अपना हिसाब लगाकर कि अब इस पे वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें चली गई हैं, जल गई हैं, जो भी हुआ, लेकिन ये कुछ सिम्टम्स अपने छोड़ गई हैं। वो आप इसकी जो भी ये कह रही है ना बात मान लें, अनटिल अनलेस कोई हराम चीज़ खाने का नहीं कहती, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसके लिए नुकसानदेह हो। कोई हलाल चीज़ कह रही है, जैसे भी कह रही है, नमक मेरे कच्चा कह रहा हूँ, जैसे भी मांग रही है, बॉयल मांग रही है, आप इसको देते हैं। कहता है ये मामला आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। बहरहाल वो रिश्ता भी टूट गया उसके बाद, और उन्होंने मतलब ये कह दिया कि ये तो पागल हो चुकी हुई है। जब मामला थोड़े ख़ानदान में खुल गए इधर उधर, क्योंकि कहता कजन्स तो थे ना उस रात, तो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल गई। उन्होंने कहा ये पागल है और ये वो कर रिश्ता तोड़ दिया। तो उसके बाद फिर कहता मामला वैसे नहीं हुए जैसे वो 2 रातों में हुए थे। तो ये एक वाक़या था, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ।